हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। कोर्ट के फैसले और नई पॉलिसी लागू होने के बाद जिंदगी जैसे कुछ दिनों के लिए शांत हो गई थी। ये वही शांति थी जो लंबे तूफान के बाद आती है। लेकिन आरव जानता था कि ये स्थायी नहीं है। दुनिया इतनी सरल नहीं होती कि एक जीत के बाद सब कुछ हमेशा के लिए सही हो जाए। फिर भी इस बार उसके भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। वो अब पहले जैसा अकेला नहीं था। उसके पास अनुभव था, टीम थी, परिवार था और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा था। ऑफिस में अब काम एक नई ऊर्जा के साथ चल रहा था। युवा अधिकारी जो पहले डरते थे, अब खुलकर सुझाव देने लगे थे। स्वतंत्र मंच पर नए पत्रकार जुड़ने लगे थे। लोग अब ये समझने लगे थे कि ईमानदारी सिर्फ आदर्श नहीं, व्यावहारिक ताकत भी हो सकती है। आरव ने इस माहौल को और मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने एक नई पहल शुरू की, युवा मीडिया नेतृत्व कार्यक्रम। इसका मकसद था छोटे शहरों और गांवों से आने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करना, ताकि वे भी जिम्मेदार पत्रकार बन सके। उसे लगता था कि बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आता है। अगर नई पीढ़ी सही सोच के साथ आगे बढ़ेगी तो सिस्टम अपने आप सुधरेगा। घर में भी बदलाव महसूस हो रहा था। अर्जुन की विदेश जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पासपोर्ट, वीजा, दस्तावेज, रिसर्च प्लान, सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा था। अनाया कभी खुश होती, कभी उदास। बेटे को आगे बढ़ते देख गर्व होता, लेकिन उससे दूर जाने का विचार दिल को भारी कर देता। आरव भी इसे समझता था, लेकिन वो जानता था कि उड़ान के लिए आसमान खुला छोड़ना पड़ता है। एक शाम जब तीनों साथ बैठे थे, तब अर्जुन ने कहा कि वो विदेश जाकर सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि वहां से भी देश के लिए काम करने का रास्ता खोजेगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी आरव की आंखों में थी। ये देखकर आरव के मन में एक अजीब सी शांति आई। उसे लगा कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। लेकिन इसी दौरान एक नई खबर ने माहौल बदल दिया। कुछ बड़े उद्योग समूहों ने नई मीडिया पॉलिसी को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी थी। वे इसे व्यापार में हस्तक्षेप बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे स्वतंत्रता सीमित हो रही है। धीरे धीरे ये मुद्दा फिर से बहस का विषय बनने लगा। आरव ने ये खबर सुनी तो वो चौंका नहीं। उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। जिन लोगों के फायदे प्रभावित होते हैं, वे आसानी से चुप नहीं बैठते। उसने अपनी टीम को बुलाकर शांत तरीके से रणनीति बनाने को कहा। इस बार वो आक्रामक नहीं होना चाहता था, वो संवाद का रास्ता अपनाना चाहता था। उसने प्रस्ताव रखा कि उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ खुली बैठक की जाए, जहां वे अपनी चिंताएं रख सकें। कुछ अधिकारियों को यह कदम जोखिम भरा लगा। उन्हें डर था कि इससे विरोध और बढ़ सकता है, लेकिन आरव ने कहा कि पारदर्शिता का मतलब है हर सवाल का सामना करना। बैठक तय हुई। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। बड़े बड़े कारोबारी, उनके सलाहकार, कुछ वरिष्ठ अधिकारी और आरव। माहौल औपचारिक था, लेकिन अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। बातचीत लंबी चली। कई आरोप लगे, कई तर्क दिए गए। आरव ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया। उसने समझाया कि पॉलिसी किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए है।
बैठक के बाद माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन संवाद की शुरुआत हो गई थी। ये अपने आप में एक उपलब्धि थी। घर लौटते समय आरव ने महसूस किया कि अब उसकी लड़ाई बदल चुकी है। पहले वो साजिशों से लड़ रहा था, अब वो विचारों से लड़ रहा है। पहले सामने छुपे दुश्मन थे, अब खुले मंच पर विरोधी है। ये बदलाव कठिन जरूर है, लेकिन साफ है। रात को अनाया ने पूछा कि क्या वो थक नहीं जाता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि थकान तो होती है, लेकिन जब रास्ता सही लगे तो कदम खुद चलने लगते हैं। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां सिर्फ बचाव नहीं, निर्माण है। सिर्फ संघर्ष नहीं, दिशा है। लेकिन वह यह भी जानता था कि हर नई दिशा के साथ नए मोड़ आते हैं, और शायद अगला मोड़ उसकी निजी जिंदगी से जुड़ा होने वाला था। अर्जुन के विदेश जाने की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी। घर में हर तरफ उसकी तैयारी की हलचल थी। कभी अनाया उसके कपड़े संभालती, कभी उसके दस्तावेज चेक करती, कभी उसे खाने के लिए बार बार बुलाती। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन भीतर एक अजीब सी उदासी भी घुली हुई थी। मां का दिल बेटे को उड़ते देख खुश भी होता है और डरता भी। आरव ये सब चुपचाप देखता रहता था। वो जानता था कि अनाया बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से टूट रही है। कई बार वो रात को उसे खामोशी से रोते हुए देख चुका था। वो कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द से गुजर रहा था। एक शाम तीनों साथ बैठे थे। टीवी चल रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अर्जुन अपने फोन में कुछ देख रहा था, अनाया चाय बना रही थी, और आरव फाइलें पलट रहा था। अचानक अनाया ने कहा कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। कल ही तो वो छोटा सा बच्चा था और आज विदेश जा रहा है। उसकी आवाज में मुस्कान भी थी और नमी भी। आरव ने महसूस किया कि परिवार के ये पल किसी भी जीत से ज्यादा कीमती है। इसी बीच ऑफिस में भी नई चुनौतियां सामने आने लगी थी। उद्योग समूहों के साथ हुई बैठक के बाद कुछ लोगों ने सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन कुछ अब भी विरोध पर अड़े हुए थे। वे कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ जगहों पर निवेश रोकने की धमकी भी दी गई। आरव को समझ आ गया कि ये दबाव बनाने की रणनीति है। अगर वो डर गया तो वे जीत जाएंगे, अगर वो डटा रहा तो उन्हें रास्ता बदलना पड़ेगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर आर्थिक विशेषज्ञों से बात की। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी दबाव का असर आम लोगों या छोटे मीडिया हाउस पर न पड़े। वो नहीं चाहता था कि उसकी नीतियों की कीमत निर्दोष लोग चुकाए। इधर मीडिया में भी ये मुद्दा गर्म होने लगा। कुछ चैनल इसे सरकार बनाम उद्योग की लड़ाई बता रहे थे, कुछ इसे विकास के खिलाफ कदम कह रहे थे। फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया, आधा सच ज्यादा शोर। आरव अब इस सब का आदी हो चुका था। वो जानता था कि हर फैसले की एक कीमत होती है। घर में अनाया ने एक दिन अचानक कहा कि वो अर्जुन के जाने से पहले एक छोटा सा पारिवारिक ट्रिप करना चाहती है, कहीं पास ही, बिना फोन, बिना काम, बिना खबरों के, बस तीनों साथ। आरव ने पहले हिचकिचाया, उसके दिमाग में हजारों जिम्मेदारियां थी। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा कि क्या वो हर बार काम को परिवार से ऊपर रखेगा। उसने हामी भर दी। उन्होंने पास के एक शांत से हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। वहां पहुंचकर जैसे दुनिया पीछे छूट गई। ना नेटवर्क ठीक से था, ना न्यूज की आवाज, ना मीटिंग्स, बस पहाड़, हवा और सुकून। पहली रात तीनों देर तक बातें करते रहे। पुराने किस्से, बचपन की यादें, भविष्य के सपने। अर्जुन ने बताया कि वो विदेश में रहकर कितना डर भी महसूस कर रहा है और कितना उत्साहित भी है। अनाया ने उसे समझाया कि डर का मतलब है कि वह जिम्मेदार है। आरव ने उस रात महसूस किया कि ये छोटा सा सफर शायद उनके रिश्तों को फिर से जोड़ रहा है, लेकिन किस्मत हर बार पूरी राहत नहीं देती। दूसरे दिन ही आरव को ऑफिस से एक जरूरी कॉल आया। एक बड़े मीडिया हाउस पर अचानक छापा पड़ा था।
कुछ संदिग्ध लेन देन सामने आए थे और उस केस में नई पॉलिसी का सीधा संदर्भ था। मतलब मामला फिर से गर्म होने वाला था। आरव कुछ देर तक फोन हाथ में लेकर खड़ा रहा। पहाड़ों की शांति और शहर की हलचल के बीच वो फंस गया था। अनाया ने उसका चेहरा देखकर समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि वो वापस जा सकता है, परिवार समझता है। ये सुनकर आरव का दिल भारी हो गया। उसे लगा कि वो चाहे कितना भी सफल हो जाए, परिवार से दूर रहकर कोई जीत पूरी नहीं होती। फिर भी उसने फैसला किया कि वो अगले दिन लौट जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसे बुला रही थी। उस रात वो देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर अंधेरे पहाड़ों को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है, सुंदर लेकिन जिम्मेदारियों से भरी। अब अगला कदम फिर से उसे मैदान में उतारने वाला था। पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत माहौल के बीच खड़ा आरव अब भी उस फोन कॉल के बारे में सोच रहा था, जिसने उसकी कुछ घंटों की शांति छीन ली थी। सामने फैली हरियाली, दूर दिखते बादल और शांत रास्ते उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके भीतर की जिम्मेदारी उसे वापस बुला रही थी। वो जानता था कि अगर वो अभी नहीं लौटा तो हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। सुबह होते ही उसने लौटने की तैयारी कर ली। अनाया चुपचाप उसका सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। उसने समझ लिया था कि ये उसकी जिंदगी का हिस्सा है। अर्जुन भी शांत था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि जिम्मेदारी सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि परिवार से दूर होने का दर्द भी होती है। रास्ते भर कार में सन्नाटा छाया रहा। बाहर पहाड़ पीछे छूटते जा रहे थे और भीतर भावनाएं दबती जा रही थी। आरव कई बार बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिलते थे। वो जानता था कि वो परिवार को फिर से अधूरा छोड़कर जा रहा है। शहर पहुंचते ही माहौल बदल गया। शोर, ट्रैफिक, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ा। ऑफिस में प्रवेश करते ही उसे बताया गया कि जिस मीडिया हाउस पर छापा पड़ा था, वहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। कुछ फाइलें सीधे विदेशी खातों से जुड़ी थी। ये मामला अब और गंभीर हो चुका था। आरव ने बिना देर किए जांच एजेंसियों से बात की। उसने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहनी चाहिए, किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए, लेकिन दोषी बचने न पाए। मीडिया फिर से सक्रिय हो गई थी। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। कुछ लोग इसे नई पॉलिसी की सफलता बता रहे थे, तो कुछ इसे सरकार की साजिश कह रहे थे। फिर वही दो ध्रुव बन गए थे। आरव इस शोर से दूर रहकर काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। उसी शाम अनाया ने फोन किया और पूछा कि क्या वो ठीक है। आरव ने कहा कि सब संभाल रहा है, लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ थी। अनाया ने महसूस किया कि वो फिर से खुद को भूलता जा रहा है। अर्जुन भी अब विदेश जाने की तैयारी के बीच इस सब को देख रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे थे कि क्या वो सही समय पर जा रहा है, क्या ऐसे वक्त में परिवार को छोड़ना ठीक है। लेकिन फिर वो समझता था कि आरव ने ही उसे सिखाया है कि सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। ऑफिस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ बड़े नाम फिर से घेरे में आने लगे थे। ये साफ हो रहा था कि नेटवर्क पूरी तरह टूटा नहीं है। वो अब भी अलग अलग रास्तों से सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। आरव को एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब अंतहीन सी लगने लगी है। एक मामला खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक साजिश टूटती है, दूसरी जन्म लेती है। कभी कभी उसे लगता कि क्या वो कभी सामान्य इंसान की तरह जी पाएगा। एक रात वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। बाहर सफाई कर्मी काम कर रहे थे। पूरा बिल्डिंग लगभग खाली था। उस सन्नाटे में उसे अपनी थकान का एहसास हुआ। उसने कुर्सी से पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। उसे अनाया का चेहरा याद आया, अर्जुन की मुस्कान याद आई, घर की गर्माहट याद आई, और उसे लगा कि वह इन सब से दूर होता जा रहा है। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने अपनी टीम को कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी।
कुछ मामलों में खुद पीछे हट गया। उसने तय किया कि वो हर लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, टीम को भी आगे बढ़ने देगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि अगर वो खुद सामने नहीं रहेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि भरोसा करना भी नेतृत्व का हिस्सा है। शाम को जब वो जल्दी घर लौटा तो अनाया चौंक गई। उसने कहा कि आज जल्दी कैसे? आरव ने मुस्कुराकर कहा कि उसने आज खुद को थोड़ा समय देने का फैसला किया है। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बिना फोन, बिना टीवी, बिना खबरों, सिर्फ बातें, सिर्फ हंसी, सिर्फ अपनापन। उस पल उसे लगा कि शायद यही असली जीत है, संतुलन, कर्तव्य और रिश्तों के बीच का। और उसने मन ही मन तय किया कि वो इस संतुलन को अब टूटने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो खुद ही टूट गया तो किसी और को कैसे संभालेगा। घर में उस रात एक अलग ही सुकून था। लंबे समय बाद तीनों बिना किसी जल्दबाजी के साथ बैठे थे। खाने की मेज पर कोई मोबाइल नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। सिर्फ साधारण खाना, हल्की बातें और दिल से निकली हंसी थी। आरव को लगा जैसे वो कई महीनों बाद फिर से अपनी असली दुनिया में लौट आया हो। खाना खत्म होने के बाद तीनों बालकनी में आ बैठे। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। ऊपर हल्की हवा चल रही थी। अनाया ने धीरे से कहा कि उसे अच्छा लग रहा है कि आज वो घर पर है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बस राहत थी। आरव ने उस पल महसूस किया कि वो कितनी बार अनजाने में अपने सबसे करीब लोगों को नजरअंदाज कर देता है। वो हर बार सोचता है कि ये आखिरी बार है, अब समय दूंगा। लेकिन फिर कोई नई फाइल, कोई नई मीटिंग, कोई नई परेशानी आ जाती है। अर्जुन भी चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि वो विदेश जाने को लेकर खुश है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं वो परिवार से बहुत दूर न हो जाए। आरव ने उसे समझाया कि दूरी से रिश्ता कमजोर नहीं होता अगर दिल जुड़े रहें। उसने कहा कि असली दूरी तब आती है जब हम एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। उस रात आरव को नींद जल्दी आ गई, शायद इसलिए कि उसका मन हल्का था। अगली सुबह वो बिना अलार्म के उठा। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार वो ऐसे कब उठा था। उसने चाय बनाई और बालकनी में बैठकर पी। ये छोटा सा पल उसे किसी छुट्टी जैसा लगा। ऑफिस पहुंचने पर भी उसने खुद को अलग महसूस किया। पहले जहां वो हर ईमेल पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वो सोच समझकर जवाब दे रहा था। उसने अपनी टीम को ज्यादा जिम्मेदारी दी, कुछ मामलों में सिर्फ मार्गदर्शन किया, खुद आगे नहीं बढ़ा। ये बदलाव धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा। कुछ लोगों को शुरुआत में अजीब लगा, कुछ को अच्छा, लेकिन ज्यादातर को राहत मिली, क्योंकि अब वे खुद को भरोसे के काबिल समझने लगे थे। इसी बीच मीडिया हाउस के मामले में जांच आगे बढ़ रही थी। कुछ बड़े खुलासे होने वाले थे, लेकिन इस बार आरव ने खुद को उससे थोड़ी दूरी पर रखा। उसने प्रक्रिया पर भरोसा किया। ये उसके लिए नया अनुभव था। घर में अर्जुन की विदाई की तैयारी तेज हो गई थी। टिकट आ गया था, हॉस्टल की जानकारी मिल गई थी, विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत पत्र भी आ गया था। अनाया कभी खुश होती, कभी अचानक उदास हो जाती। वो बेटे के कमरे में बैठकर उसकी किताबें छूती और पुरानी तस्वीरें देखती। आरव ये सब देखता था और चुप रहता था। वो जानता था कि कुछ भावनाएं शब्दों में नहीं ढलती। विदाई से एक दिन पहले उन्होंने एक छोटा सा पूजा पाठ रखा। कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस परिवार और 2-4 करीबी लोग। अनाया ने भगवान से अर्जुन की सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना की। आरव ने मन ही मन दुआ की कि उसका बेटा ईमानदारी और साहस से आगे बढ़े। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसने आरव के कमरे में जाकर बैठकर अपनी चिंताओं, सपनों और डर के बारे में बात की। आरव ने उसे ध्यान से सुना। उसने उसे बताया कि हर नई शुरुआत में डर होता है,
लेकिन वही डर इंसान को मजबूत भी बनाता है। सुबह एयरपोर्ट जाने का वक्त आ गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। सामान रख दिया गया था, दरवाजे बंद किए जा चुके थे, लेकिन दिल अभी भी घर में ही अटका हुआ था। रास्ते भर अनाया खिड़की से बाहर देखती रही। अर्जुन चुप था। आरव ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे की सीट पर बैठे बेटे पर चला जाता था। एयरपोर्ट पर गले लगते वक्त अनाया खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने भी अर्जुन को कसकर गले लगाया और उसके कान में कहा कि वो जहां भी रहे सच के साथ रहे। जब अर्जुन अंदर चला गया तो दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहे। एक हिस्सा चला गया था, लेकिन साथ ही एक नई उड़ान शुरू हो गई थी। घर लौटते समय आरव ने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये विदाई भी है, उम्मीद भी है और विश्वास भी है। और शायद यही मन की आवाज थी जो उसे बार बार सही रास्ते पर लौटाती रहती थी। एयरपोर्ट से लौटने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगा था। अर्जुन का कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। उसकी किताबें अलमारी में सजी थी, मेज पर कुछ पुराने नोट्स पड़े थे और दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीरें टंगी थी। अनाया कई बार अनजाने में उस कमरे की तरफ चली जाती और फिर वही खड़ी रह जाती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। आरव भी इस खालीपन को महसूस कर रहा था, लेकिन वो उसे शब्दों में नहीं लाता था। वो जानता था कि अगर उसने भी टूटना शुरू कर दिया तो अनाया और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता। सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता और रात को थोड़ा देर से लौटता, लेकिन खालीपन को व्यस्तता से ज्यादा देर नहीं छुपाया जा सकता। एक शाम अनाया ने कहा कि उसे लगता है कि घर अब घर जैसा नहीं लगता। हर कोना अर्जुन की याद दिलाता है। उसकी ये बात सुनकर आरव का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ अपने काम में डूबकर इस दर्द से भाग रहा है। उसी रात उसने तय किया कि वो अनाया के साथ ज्यादा समय बिताएगा। अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं। ऑफिस में भी अब नई जिम्मेदारियां सामने आ रही थी। मीडिया हाउस पर चल रही जांच से जुड़े कुछ मामलों में आरव को फिर से सक्रिय भूमिका निभानी पड़ी। कुछ बड़े अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मामला धीमा कर दिया जाए। वजह वही पुरानी थी, निवेश, रोजगार, छवि। आरव ने साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कुछ नहीं। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन वो अब इन बातों से डरता नहीं था। उसकी टीम अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। वे खुद भी सच के लिए खड़े होने लगे थे। इसी बीच एक नई समस्या उभरने लगी। कुछ छोटे शहरों में नई मीडिया पॉलिसी को लेकर गलतफहमी फैल रही थी। लोग सोच रहे थे कि अब बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। कुछ स्थानीय नेता इस डर को हवा दे रहे थे। आरव ने इसे गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वो खुद इन इलाकों में जाकर लोगों से बात करेगा। सिर्फ बयान से नहीं, सामने जाकर, आंखों में देखकर। कुछ हफ्तों के भीतर उसने कई शहरों और कस्बों का दौरा किया। वो स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों और सभागारों में गया। उसने सरल भाषा में लोगों को समझाया कि पॉलिसी का मकसद रोकना नहीं, बचाना है। उसने उन्हें बताया कि झूठ से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही होता है। इन यात्राओं के दौरान उसे बहुत कुछ देखने को मिला। कहीं गरीबी, कहीं बेरोजगारी, कहीं उम्मीद, कहीं गुस्सा। उसे एहसास हुआ कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फैसले करना कितना आसान है और जमीनी सच्चाई कितनी अलग होती है। घर लौटने पर वो हर अनुभव अनाया से साझा करता। धीरे धीरे अनाया का मन भी हल्का होने लगा। वो महसूस करने लगी कि उसका पति सिर्फ पद पर नहीं, दिल से भी काम कर रहा है। एक दिन अर्जुन का वीडियो कॉल आया। वो बहुत उत्साहित था। नई जगह, नए दोस्त, नई पढ़ाई, सब कुछ उसके लिए रोमांचक था। लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी कमी भी थी। घर की कमी, मां के हाथ के खाने की कमी,
पापा की डांट की कमी। कॉल खत्म होने के बाद अनाया की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसुओं में दुख से ज्यादा गर्व था। ऑफिस में जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुछ बड़े नामों पर जल्द कार्रवाई होने वाली थी। दबाव और तेज हो गया था। कुछ पुराने जानकारों ने आरव को सलाह दी कि थोड़ा नरम रुख अपनाए। आरव ने सब सुना और फिर वही किया जो उसे सही लगा। वो सीधा रास्ता नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर वो झुका तो सिस्टम फिर कमजोर हो जाएगा। एक रात वो देर तक बालकनी में बैठा रहा, शहर की रोशनियां देखता रहा। उसे लगा कि जिंदगी अब एक नए चरण में आ गई है, जहां संघर्ष के साथ साथ अकेलापन भी है, लेकिन साथ ही उद्देश्य भी है। उसने मन ही मन तय किया कि वो इस खालीपन को कमजोरी नहीं बनने देगा, वो इसे ताकत बनाएगा। क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं, अपने परिवार के सपनों के लिए भी है। छोटे शहरों और कस्बों की यात्राओं से लौटने के बाद आरव पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि भी थी। उसे लग रहा था कि वो अब सचमुच लोगों से जुड़ रहा है, सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट से नहीं। जब वो आम लोगों की आंखों में भरोसा देखता तो उसकी सारी थकान कुछ देर के लिए गायब हो जाती। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे विरोध भी नए रूप में सामने आने लगा था। इस बार हमला सीधे उस पर नहीं था, इस बार हमला उसके काम के माहौल पर था। कुछ बड़े उद्योग समूह ने अचानक अपने विज्ञापन बजट कम कर दिए। कई चैनलों को आर्थिक नुकसान होने लगा। कुछ मीडिया मालिकों ने खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया कि नई पॉलिसी से उनका बिजनेस चौपट हो रहा है। धीरे धीरे ये माहौल बनाया जाने लगा कि आरव की नीतियां रोजगार और निवेश के खिलाफ है। ये एक बहुत चालाक चाल थी। सीधा हमला करने से बेहतर था उसे जिम्मेदार ठहराना, लोगों को उसके खिलाफ करना। आरव इस रणनीति को समझ रहा था। उसने अपनी आर्थिक टीम के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कुछ चैनल सच में मुश्किल में है, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के। बड़े समूह तो किसी तरह संभाल लेंगे, लेकिन छोटे संस्थान बंद भी हो सकते हैं। यह सुनकर आरव चिंतित हो गया। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की रोजी रोटी खतरे में पड़े। उसने तुरंत समाधान ढूंढने का फैसला किया। सरकार के साथ मिलकर एक मीडिया सपोर्ट फंड बनाने की योजना तैयार की गई, जिससे ईमानदारी से काम करने वाले छोटे मीडिया हाउस को मदद मिल सके। ये मदद पारदर्शी प्रक्रिया से दी जानी थी, ताकि कोई गलत फायदा न उठा सके। कुछ लोगों ने इस कदम की तारीफ की, कुछ ने इसे दिखावा बताया, कुछ ने कहा कि ये सरकारी दखल है। लेकिन आरव जानता था कि हर फैसले पर सब खुश नहीं हो सकते। घर में अनाया ने देखा कि आरव फिर से ज्यादा तनाव में रहने लगा है। उसने कई बार उसे समझाया कि वो सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश न करे, लेकिन आरव की आदत ही ऐसी थी। जब भी कोई समस्या आती, वो उसे अपने कंधों पर उठा लेता। इसी दौरान एक और खबर आई। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अंदर नई पॉलिसी को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी थी। वे नियमों में छोटे छोटे छेद ढूंढकर पुराने तरीकों को जारी रखना चाहते थे। ये खुला विरोध नहीं था, बल्कि धीमा जहर था। आरव को यह जानकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि गुस्से से फैसले बिगड़ते हैं। उसने उन अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकें की। उसने उन्हें समझाया कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, उसे अपनाना ही पड़ेगा। कुछ लोग मान गए, कुछ ने दिखावे के लिए हामी भरी, लेकिन सभी नहीं बदले। उसी समय अर्जुन का एक मैसेज आया। उसने लिखा था कि वहां उसकी क्लास में भी मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई थी और उसने अपने देश के बदलावों का उदाहरण दिया था। उसके शब्दों में गर्व था। आरव वो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है, अपने भाई को प्रेरित करना, अपने परिवार को गर्व का कारण देना। लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा था। कुछ नेताओं ने पर्दे के पीछे से संदेश भेजे कि अगर वो थोड़ा नरम रुख अपनाए तो सब आसान हो जाएगा।
कुछ पुराने दोस्त भी सलाह देने लगे कि राजनीति में लचीलापन जरूरी होता है। आरव ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने समझौता नहीं किया, क्योंकि उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो आधे रास्ते पर नहीं रुकेगा। एक रात वो देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर अंधेरे में झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स को देखता रहा। उसे लगा कि हर रोशनी किसी न किसी संघर्ष की कहानी है। उसने मन ही मन खुद से कहा कि अगर ये रास्ता आसान होता तो शायद ये सही भी नहीं होता, क्योंकि सही रास्ते अक्सर मुश्किल ही होते हैं और वो इस मुश्किल से भागने वाला नहीं था। अब अगली चुनौती और भी ज्यादा कठोर होने वाली थी। मीडिया सपोर्ट फंड की घोषणा के बाद कुछ समय के लिए माहौल शांत हो गया था। छोटे मीडिया हाउस ने राहत की सांस ली थी। कई लोगों ने आरव का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनके हालात समझता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक और खेल चल रहा था, जिसे अभी बहुत कम लोग देख पा रहे थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग समूह अब खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली थी। अब वे सामने से नहीं, अंदर से वार कर रहे थे। फाइलें जानबूझकर रोकी जाने लगी, जरूरी बैठकों को टाल दिया जाता, तकनीकी अड़चनें पैदा की जाती, नियमों की व्याख्या को उलझा दिया जाता। ये सब इतना सूक्ष्म था कि बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता, लेकिन अंदर सिस्टम धीरे धीरे जाम हो रहा था। आरव को कुछ ही हफ्तों में इसका एहसास होने लगा। कई योजनाएं समय पर लागू नहीं हो पा रही थी, कुछ फैसलों पर अनावश्यक देरी हो रही थी, कुछ विभाग अचानक बहुत व्यस्त हो गए थे। उसने पहले सोचा कि शायद ये सामान्य प्रशासनिक सुस्ती है, लेकिन जब पैटर्न दिखने लगा तो उसे समझ आ गया, ये संयोग नहीं था, ये साजिश थी। उसने अपनी भरोसेमंद टीम के साथ बैठकर पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया। कौन सी फाइल कहां अटक रही है, कौन सा विभाग बार बार देर कर रहा है, किन अधिकारियों के हस्ताक्षर पर काम रुक जाता है। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। वे वही लोग थे जो पहले भी विरोध में थे, अब वे नए तरीके से लड़ रहे थे। आरव ने इस बार सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। वो जानता था कि अगर वो खुलकर आरोप लगाएगा तो वे खुद को पीड़ित दिखाने लगेंगे। उसने धैर्य से काम लिया। उसने एक नई डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की। अब हर फाइल की मूवमेंट ऑनलाइन रिकॉर्ड होने लगी। किसने कब देखा, किसने कब रोका, किसने कब आगे बढ़ाया, सब कुछ दर्ज होने लगा। शुरुआत में कई अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ ने इसे अविश्वास बताया, लेकिन आरव ने साफ कहा कि यह अविश्वास नहीं, जवाबदेही है। धीरे धीरे असर दिखने लगा। फाइलें तेज चलने लगी, देरी कम होने लगी, बहाने खत्म होने लगे। ये बदलाव कुछ लोगों को बहुत चुभा। घर में अनाया ने महसूस किया कि आरव अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। वो हर छोटी बात पर सोचने लगा है। कई बार वो आधी रात को उठकर कोई नोट लिख लेता है। अनाया को डर था कि वो फिर से खुद को थकाने लगा है। उसने एक दिन उससे कहा कि लड़ाई जरूरी है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आरव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वो हर दिन कम से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालेगा, चाहे टहलना हो, किताब पढ़ना हो या बस चुप बैठना। उसी दौरान एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। कुछ अधिकारियों ने मीडिया सपोर्ट फंड के पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वे अपने करीबियों को फायदा दिलाने की योजना बना रहे थे। ये मामला अंदर ही अंदर पकड़ा गया। अगर ये बाहर चला जाता तो पूरी पहल बदनाम हो जाती। आरव ने बिना देर किए सख्त कार्रवाई की। जांच बैठाई, निलंबन हुए, रिकवरी शुरू हुई। उसने साफ संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। इस फैसले से उसकी छवि और मजबूत हुई, लेकिन दुश्मनी भी गहरी हो गई। कुछ लोग अब उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। व्यक्तिगत रूप से अर्जुन का एक और मैसेज आया। उसने लिखा कि वहां उसके प्रोफेसर ने कहा कि भारत में मीडिया सुधार एक केस स्टडी बन रहा है।
ये पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, काम सही दिशा में जा रहा है। एक रात वो अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। अपनी शादी की तस्वीर, अर्जुन के बचपन की तस्वीर, परिवार के साथ बिताए पल। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसने बहुत मेहनत से बचाया है और वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसलिए वो और सतर्क हो गया और मजबूत भी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता। कई बार वो सिस्टम के भीतर छुपा होता है और उसे हराने के लिए सब्र और समझ दोनों चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और सख्त कार्रवाई के बाद ऑफिस का माहौल फिर से बदलने लगा था। अब फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही थी, योजनाएं समय पर लागू होने लगी थी और कर्मचारियों के चेहरे पर पहले जैसी घबराहट कम दिखने लगी थी। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ नियंत्रण में आ गया है, लेकिन आरव जानता था कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे मुश्किल लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। अब जब हर कदम पर निगरानी थी, हर फैसला रिकॉर्ड हो रहा था, तब आरव पर भी दबाव बढ़ गया था। उसे हर बात सोच समझकर करनी पड़ती थी। छोटी सी गलती भी बड़ी खबर बन सकती थी। उसे लगने लगा था कि वो हमेशा एक अदृश्य परीक्षा में बैठा है। दिन भर मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, कॉल्स और फैसलों के बीच वो खुद के लिए बहुत कम समय निकाल पाता था। कई बार उसे लगता कि वो मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसमें भावनाओं के लिए जगह कम होती जा रही है। अनाया ये सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि आरव फिर से अंदर ही अंदर टूटने लगा है। एक रात जब दोनों साथ बैठे थे, तब उसने धीरे से कहा कि वो उसे खोना नहीं चाहती, चाहे किसी भी कीमत पर। उसने कहा कि दुनिया का बोझ उठाते उठाते कहीं वो खुद को न भूल जाए। आरव की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि वो सच में खुद से दूर होता जा रहा है। उसने याद किया कि कभी वो कितना हंसता था, कितना खुलकर बातें करता था। अब वो ज्यादातर समय गंभीर रहता था, जैसे मुस्कुराना भी कोई जिम्मेदारी हो। अगले दिन उसने एक छोटा सा लेकिन बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह आधा घंटा टहलना, रात को फोन जल्दी बंद करना, हफ्ते में एक दिन ऑफिस जल्दी छोड़ना। पहले ये सब उसे फिजूल लगता था, अब उसे जरूरी लगने लगा। ऑफिस में भी उसने कुछ फैसलों का बोझ दूसरों पर डालना शुरू किया। युवा अधिकारियों को आगे बढ़ाया, उन्हें भरोसा दिया कि गलती से ज्यादा सीख जरूरी है। धीरे धीरे टीम और आत्मनिर्भर होने लगी। इसी बीच एक और अंदरूनी साजिश पकड़ी गई। कुछ अधिकारी मिलकर डिजिटल सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि ट्रैकिंग फेल हो जाए, ताकि पुराना खेल फिर शुरू हो सके। लेकिन इस बार सिस्टम मजबूत था। सबूत मिल गए, कार्रवाई हुई, नेटवर्क टूट गया। आरव ने महसूस किया कि अब सिस्टम खुद भी लड़ने लगा है। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। घर में भी बदलाव दिखने लगा। अनाया अब पहले से ज्यादा सुकून में थी। उसे लग रहा था कि उसका पति फिर से वही इंसान बन रहा है जिससे उसने प्यार किया था। वे साथ टहलने जाने लगे, पुराने गाने सुनने लगे, कभी कभी बिना वजह हंसने लगे। अर्जुन के वीडियो कॉल अब नियमित हो गए थे। वो वहां की जिंदगी के किस्से सुनाता, अपनी परेशानियां और सफलताएं साझा करता। आरव उसे सलाह देता, लेकिन अब पहले की तरह दबाव नहीं डालता। वो उसे खुद सीखने देता। एक शाम आरव अकेले बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की हलचल चल रही थी, ऊपर आसमान में तारे थे। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, नीचे संघर्ष, ऊपर उम्मीद। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है, इज्जत, भरोसा, परिवार और सबसे बड़ी बात, खुद का सम्मान। लेकिन ये सब बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उसे हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि वो क्यों इस रास्ते पर चला था। शक्ति के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए और इंसानियत के लिए। अब वो जान चुका था
कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है, जब इंसान खुद से हारता नहीं। और वो खुद से हारने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ सिस्टम से नहीं, अपने भीतर के डर और थकान से भी थी। और वो इस लड़ाई में धीरे धीरे जीत रहा था। समय के साथ ऑफिस और घर दोनों जगह हालात थोड़े संतुलित होने लगे थे। आरव अब पहले की तरह हर छोटी बड़ी बात पर घबराता नहीं था। उसने खुद को यह सिखा लिया था कि हर समस्या को तुरंत हल करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को वक्त देना भी जरूरी होता है। उसकी टीम अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुकी थी, जिससे उसका बोझ थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जिंदगी कभी एक ही लय में नहीं चलती। जैसे ही एक मोर्चा शांत होता है, दूसरा खुल जाता है। इसी तरह एक सुबह आरव के टेबल पर एक नई रिपोर्ट आई, जिसने उसके मन की शांति फिर से हिला दी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सोशल मीडिया के कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स पर संगठित तरीके से फर्जी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स के जरिए झूठी खबरें, नफरत फैलाने वाले पोस्ट और भ्रामक वीडियो वायरल किए जा रहे थे। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये एक सुनियोजित डिजिटल हमला था। आरव ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि ये नेटवर्क बाहर से संचालित हो रहा है, लेकिन उसके एजेंट देश के अंदर बैठे हैं। उनका मकसद था लोगों के बीच डर, गुस्सा और भ्रम पैदा करना। ये वही पुरानी कहानी थी, बस मंच बदल गया था। पहले अखबार और चैनल थे, अब मोबाइल स्क्रीन थी। आरव को एहसास हुआ कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। उसने तुरंत साइबर सेल, सोशल मीडिया कंपनियों और अपनी तकनीकी टीम के साथ बैठक बुलाई। स्क्रीन पर हजारों फर्जी अकाउंट्स की सूची दिखाई गई। कुछ एक ही पैटर्न से बने थे, कुछ एक ही समय पर एक्टिव होते थे, कुछ खास विषयों पर ही पोस्ट करते थे। ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। टीम ने बताया कि इन अकाउंट्स के जरिए कुछ खास इलाकों और समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। छोटे छोटे झूठों को इतना दोहराया जा रहा है कि लोग उन्हें सच मानने लगे हैं। आरव ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह लड़ाई और भी जटिल हो गई है, क्योंकि अब दुश्मन घर घर में घुस चुका था। मोबाइल के जरिए, निजी सोच के जरिए, भावनाओं के जरिए। घर लौटकर उसने ये बात अनाया को बताई। अनाया ने कहा कि आजकल लोग खबरें कम, मैसेज ज्यादा मानते हैं। कोई भी वीडियो देखकर सच मान लेते हैं। ये सुनकर आरव को और चिंता हुई। अर्जुन से भी उसने इस बारे में बात की। अर्जुन ने बताया कि विदेश में भी ये समस्या बहुत बड़ी है। वहां भी फेक न्यूज और बॉट नेटवर्क से चुनाव और समाज को प्रभावित किया जाता है। उसने कुछ रिसर्च लिंक भेजे। आरव ने महसूस किया कि ये अब वैश्विक समस्या है और समाधान भी वैश्विक सोच से ही निकलेगा। उसने तय किया कि इस बार वो सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि लोगों को समझदार भी बनाएगा। उसने एक डिजिटल सत्य अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को सिखाया जाएगा कि सही और गलत जानकारी में फर्क कैसे करें। साथ ही उसने सोशल मीडिया कंपनियों से सख्त नियम लागू करने की बात की। फर्जी अकाउंट्स की पहचान, तेजी से कार्रवाई और पारदर्शी रिपोर्टिंग सिस्टम। कुछ कंपनियों ने सहयोग दिखाया, कुछ ने व्यापार का बहाना बनाया। फिर वही संघर्ष, लाभ बनाम जिम्मेदारी। ऑफिस में अब नई टीम बनी। डेटा एनालिस्ट, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और टेक एक्सपर्ट एक साथ काम करने लगे। ये पहली बार था जब समस्या को सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक रूप में भी देखा जा रहा था। आरव रोज इन बैठकों में शामिल होता, नए नए पैटर्न समझता, नई रणनीतियां बनती। कभी कभी उसे लगता कि वो फिर से शुरुआत कर रहा है। घर में अनाया उसे हौसला देती रहती। वो कहती कि हर दौर की अपनी लड़ाई होती है और ये उनकी पीढ़ी की लड़ाई है। आरव को उसकी बातों में सच्चाई लगती। एक शाम वो अपने पुराने ऑफिस रूम में बैठा था, जहां से उसने कई जंग लड़ी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसे याद दिला रही थी
कि समय रुकता नहीं। या तो आप उसके साथ चलते हैं या पीछे रह जाते हैं। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस नए मोर्चे पर भी पूरी ताकत से उतरेगा, क्योंकि अगर लोगों की सोच पर हमला हो जाए तो देश कमजोर हो जाता है और वो ये होने नहीं देगा। अब लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार मैदान हर मोबाइल स्क्रीन थी। डिजिटल सत्य अभियान की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हलचल मच गई थी। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में इसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसे समय की जरूरत मान रहे थे, तो कुछ इसे दिमाग पर नियंत्रण की कोशिश बता रहे थे। सोशल मीडिया पर फिर से बहस छिड़ गई थी। वही लोग, वही ट्रोल अकाउंट्स, वही आधे अधूरे तर्क। आरव अब इन बहसों से परेशान नहीं होता था। वो जानता था कि बदलाव हमेशा विरोध के साथ आता है। उसने अपनी टीम को साफ कहा कि उन्हें किसी को चुप कराने नहीं, बल्कि सोचने की ताकत देने पर ध्यान देना है। इसलिए अभियान को सरल, दोस्ताना और गैर राजनीतिक बनाया गया। वीडियो, पोस्टर, छोटे कोर्स और इंटरैक्टिव सेशन के जरिए लोगों को बताया जाने लगा कि खबर की जांच कैसे करें, स्रोत कैसे पहचानें और भावनाओं में बहकर फैसले क्यों नहीं लेने चाहिए। धीरे धीरे असर दिखने लगा। कुछ स्कूलों में बच्चे खुद फेक न्यूज पकड़ने लगे। कॉलेजों में स्टूडेंट ग्रुप बने। ग्रामीण इलाकों में भी मोबाइल के जरिए जागरूकता फैलने लगी। ये बदलाव छोटा था, लेकिन मजबूत था। इधर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत आसान नहीं थी। वे हर कदम पर अपने नियम और मुनाफे का हवाला देती। आरव को कई बार लगा कि वे जिम्मेदारी से ज्यादा व्यापार को महत्व देती है। फिर भी उसने संवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। कई दौर की मीटिंग्स के बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स ने नए टूल्स लागू किए। संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान, झूठी खबर पर चेतावनी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत किया गया। ये पूरी जीत नहीं थी, लेकिन शुरुआत जरूर थी। घर में अनाया ये सब देखकर गर्व महसूस करती थी। वो अक्सर कहती कि आरव अब सिर्फ कानून नहीं, लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। अर्जुन भी विदेश से इसमें जुड़ गया था। उसने वहां के कुछ प्रोफेसरों और छात्रों को अभियान के बारे में बताया। उन्होंने भी रिसर्च और कंटेंट बनाने में मदद की। धीरे धीरे ये पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे असर बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी तेज हुआ। कुछ कट्टर समूह ने इस अभियान को अपने खिलाफ मान लिया। उन्होंने ऑनलाइन हमला शुरू कर दिया। झूठे वीडियो, एडिट किए हुए बयान और भ्रामक पोस्ट फैलाए जाने लगे। आरव को गलत संदर्भ में दिखाया जाने लगा। ये एक नई तरह की लड़ाई थी, जिसमें तलवार नहीं, शब्द चलते थे और जहर भी शब्दों से ही फैलता था। आरव ने तय किया कि वो व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं देगा। उसने अपनी टीम से कहा कि वे तथ्यों और शांति से ही प्रतिक्रिया दे। कोई गाली नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। शुरुआत में यह तरीका धीमा लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फर्क समझना शुरू किया। एक तरफ शोर था, दूसरी तरफ सच्चाई, और सच्चाई टिकती है। एक शाम आरव बहुत थका हुआ घर लौटा। सिर में हल्का दर्द था, आंखों में जलन थी। अनाया ने उसे आराम करने को कहा। उसने चाय बनाई और उसके पास बैठ गई। उसने कहा कि वह जितना दूसरों को मजबूत बना रहा है, उतना खुद को भी बनाना जरूरी है। उस रात आरव ने लंबे समय बाद जल्दी सोने का फैसला किया। अगले दिन वो नए जोश के साथ उठा। ऑफिस में एक नई रिपोर्ट मिली। उसमें बताया गया कि फर्जी अकाउंट नेटवर्क के कई मुख्य ऑपरेटर पकड़े गए हैं। कुछ सर्वर जब्त हुए हैं, कई बॉट नेटवर्क बंद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता थी। हालांकि पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक बड़ा मोर्चा जीत लिया गया था। आरव ने ये खबर टीम के साथ साझा की। सबके चेहरे पर संतोष था। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। घर आकर उसने अनाया को बताया। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि आज उसकी आंखों में फिर वही चमक है जो पहले हुआ करती थी।
ये सुनकर आरव को अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सिस्टम नहीं, खुद को भी वापस पा रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सोच की लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये हर पीढ़ी को लड़नी पड़ती है, और अब आरव इसके लिए तैयार था। फर्जी अकाउंट नेटवर्क पर कार्रवाई की खबर फैलते ही पूरे मीडिया जगत में हलचल मच गई। कई चैनलों ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया, तो कुछ ने इसे दिखावा करार दिया। सोशल मीडिया पर फिर से दो गुट बन गए। एक तरफ वे लोग थे जो आरव की कोशिशों को सराह रहे थे, और दूसरी तरफ वे जो हर कदम पर शक कर रहे थे। आरव इन प्रतिक्रियाओं को अब पहले जितना महत्व नहीं देता था। उसने समझ लिया था कि हर इंसान को खुश रखना असंभव है। असली बात यह थी कि क्या उसका काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लेकिन इसी बीच एक नई परेशानी खड़ी हो गई। कुछ बड़े पत्रकारों और प्रभावशाली सोशल मीडिया हस्तियों ने अचानक आरोप लगाना शुरू कर दिया कि डिजिटल सत्य अभियान के तहत सरकार लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक निगरानी तंत्र बनता जा रहा है। बिना ठोस सबूत के ये बात इतनी तेजी से फैली कि लोग डरने लगे। ये आरोप बहुत खतरनाक था, क्योंकि ये सीधे भरोसे पर हमला था। अगर लोगों का भरोसा टूट जाता तो पूरी पहल बेकार हो जाती। आरव को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने तुरंत तकनीकी टीम से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने साफ बताया कि अभियान में किसी भी तरह का निजी डेटा संग्रह नहीं हो रहा है। सब कुछ स्वैच्छिक और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। फिर भी अफवाह फैल चुकी थी, और अफवाह आग की तरह फैलती है। घर में अनाया ने भी ये खबर देखी। उसने चिंता जताई कि लोग फिर से गलत समझने लगे हैं। आरव ने उसे भरोसा दिलाया कि सच सामने आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैन था। उसने तय किया कि इस बार वो चुप नहीं बैठेगा। उसने एक खुला प्रेस सम्मेलन रखा। कोई तैयार बयान नहीं, कोई छुपाव नहीं, सब कुछ साफ साफ। उसने पूरी प्रक्रिया, तकनीकी ढांचा और सुरक्षा उपाय सार्वजनिक रूप से समझाए। उसने स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी मंच पर बुलाया, जिन्होंने पुष्टि की कि कोई डेटा चोरी नहीं हो रही है। यह कदम साहसी था, क्योंकि अगर कहीं भी छोटी सी कमी निकल आती तो सब कुछ पलट सकता था। लेकिन आरव को अपनी टीम पर भरोसा था, और खुद पर भी। प्रेस सम्मेलन के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ पत्रकारों ने माफी मांगी, कुछ ने अपनी रिपोर्ट सुधारी। आम लोगों में भी भरोसा लौटने लगा। लेकिन इस घटना ने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि एक झूठ भी कितनी मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक शाम वो बहुत चुपचाप घर लौटा। अनाया ने उसे देखा तो समझ गई कि कुछ गहरा असर हुआ है। उसने बिना कुछ पूछे उसके लिए खाना लगाया और उसके पास बैठ गई। आरव ने धीरे धीरे उसे बताया कि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगा कि लोग उस पर शक करने लगे थे। उसने कहा कि वो हमेशा ईमानदारी से काम करता आया है, फिर भी एक अफवाह सब बदल सकती थी। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि भरोसा कांच की तरह होता है, जल्दी टूटता है, लेकिन सच्चाई से फिर जुड़ भी जाता है। बस समय लगता है। अर्जुन ने भी वीडियो कॉल पर उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि वहां उसके प्रोफेसर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की थी और कहा था कि पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार है। ये सुनकर आरव का मन थोड़ा हल्का हुआ। ऑफिस में उसने इस घटना से सीख ली। अब हर नई पहल के साथ पहले से ज्यादा जानकारी सार्वजनिक की जाने लगी। हर कदम पर लोगों को साथ लिया जाने लगा। धीरे धीरे माहौल फिर सामान्य होने लगा। लेकिन आरव जान चुका था कि अब उसकी हर सांस भी सार्वजनिक है। हर फैसला, हर शब्द, हर चुप्पी, सब कुछ देखा जाता है। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। क्योंकि जब आप भरोसे के सहारे चलते हैं तो आपको हर दिन उसे साबित भी करना पड़ता है, और वह इसके लिए तैयार था। क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ झूठ से नहीं, शक से भी थी, और वो इस लड़ाई को भी सच्चाई से ही जीतना चाहता था।
प्रेस सम्मेलन के बाद फैली गलतफहमियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। मीडिया का रुख पहले से ज्यादा संतुलित हो गया था। लोग भी अब बिना सोचे समझे किसी अफवाह पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ये बदलाव छोटा जरूर था, लेकिन आरव के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि ये भरोसे की वापसी का संकेत था। फिर भी उस पूरे घटनाक्रम ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि उसकी प्रतिष्ठा कितनी नाजुक है। वर्षों की मेहनत एक झूठी खबर से खतरे में पड़ सकती है। ये एहसास उसे और ज्यादा सतर्क बना गया। ऑफिस में उसने अब हर परियोजना के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समूह बना दिया। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी सलाहकार शामिल थे। उनका काम था हर कदम पर निष्पक्ष निगरानी रखना। इससे न सिर्फ काम की गुणवत्ता बढ़ी, बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ। कुछ अधिकारी शुरू में इसे अनावश्यक समझ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी माना कि ये व्यवस्था उन्हें भी सुरक्षित बनाती है। घर में माहौल अब फिर से सहज होने लगा था। अनाया पहले से ज्यादा निश्चिंत दिखने लगी थी। वो अब आरव को देखकर डरती नहीं थी कि कहीं वो फिर से खुद को खो न दे। दोनों साथ सुबह टहलने जाने लगे थे। कभी कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी भविष्य के सपनों पर बात करते। इन छोटे पलों में आरव को बहुत ताकत मिलती थी। उसे लगता था कि यही उसकी असली ढाल है। अर्जुन भी धीरे धीरे वहां की जिंदगी में रमने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में चुना गया। उसने ये खुशखबरी सबसे पहले आरव को बताई। उस दिन आरव की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थे। ऑफिस में फर्जी अकाउंट नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अब अंतिम चरण में थी। कई मुख्य ऑपरेटरों पर केस दर्ज हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी सहयोग मिल रहा था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी जो भविष्य में ऐसे नेटवर्क को हतोत्साहित करेगी। आरव ने इस सफलता का कोई प्रचार नहीं किया। उसने टीम को बस इतना कहा कि यही उनका असली इनाम है, सिस्टम का मजबूत होना। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइलें कर रहा था। उसे कई साल पहले के नोट्स मिले जिनमें उसने लिखा था कि वो डर के बिना काम करना चाहता है। वो पन्ना पढ़कर कुछ देर चुप रहा। उसे लगा कि आज वो उस सपने के करीब है। पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक। उसने ये भी समझ लिया था कि डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उसका सामना करना सीखना पड़ता है। अब जब कोई नई अफवाह आती, वो घबराता नहीं था। जब कोई विरोध करता, वो टूटता नहीं था। जब कोई दबाव डालता, वो झुकता नहीं था, क्योंकि अब उसका भरोसा खुद पर था। एक रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी। शहर की रोशनियां दूर तक फैली थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है, कहीं अंधेरा, कहीं रोशनी, लेकिन कुल मिलाकर एक सुंदर तस्वीर। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। दोनों बिना कुछ बोले काफी देर तक आसमान देखते रहे। उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। आरव ने मन ही मन महसूस किया कि उसने बहुत कुछ सीखा है। धैर्य, विश्वास, संतुलन और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। अब वो जानता था कि चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें आए, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं, अंदर से आती है, और ये ताकत कोई छीन नहीं सकता। अब उसकी राह और साफ थी, उसका मन और मजबूत, और उसका इरादा अटल। समय अब पहले की तरह तेजी से नहीं भाग रहा था, शायद इसलिए कि आरव ने खुद को उसके साथ बहना सिखा लिया था। पहले वो हर मिनट को किसी लक्ष्य से जोड़कर देखता था, अब वो हर दिन को जीने की कोशिश करने लगा था। ऑफिस की जिम्मेदारियां अब टीम के बीच बंट चुकी थी और सिस्टम भी काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया था। इसी स्थिरता के बीच एक नया विचार उसके मन में जन्म लेने लगा। ये विचार अचानक नहीं आया था, ये धीरे धीरे पनपा था। छोटे शहरों की यात्राओं से, युवाओं से बातचीत से, गांवों की कहानियों से, और उन बच्चों की आंखों से जो सच जानना चाहते थे लेकिन साधन नहीं थे।
आरव को लगने लगा था कि सिर्फ नियम और कानून काफी नहीं है। असली बदलाव शिक्षा से आता है। अगर बच्चों को शुरू से ही सही सोच, सही जानकारी और सवाल पूछने की आदत सिखाई जाए तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इसी सोच से सत्य पाठशाला का विचार जन्मा, एक ऐसा मंच जहां बच्चों और युवाओं को मीडिया, इंटरनेट और समाज की समझ दी जाए, जहां उन्हें सिखाया जाए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर वायरल वीडियो सच नहीं होता, हर लोकप्रिय बात सही नहीं होती। ये कोई सरकारी योजना नहीं थी, ये उसका व्यक्तिगत सपना था। उसने ये विचार सबसे पहले अनाया से साझा किया। अनाया ने इसे पूरे दिल से समर्थन दिया। उसे लगा कि ये आरव की अब तक की सबसे सुंदर सोच है। उसने कहा कि अगर बच्चे मजबूत होंगे तो देश खुद मजबूत हो जाएगा। अर्जुन से भी उसने बात की। अर्जुन ने विदेश से ही कुछ रिसर्च और मॉडल भेजे जो वहां के स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी के लिए अपनाए जाते थे। उसने कहा कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। आरव अब इस सपने को योजना में बदलने लगा। उसने शिक्षाविदों, समाज सेवियों और तकनीकी विशेषज्ञों से मुलाकात की, फंडिंग का खाका तैयार किया, पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 जिलों का चयन किया। हर जगह स्थानीय लोगों को जोड़ा गया। वो नहीं चाहता था कि ये ऊपर से थोपी गई योजना लगे। वो चाहता था कि लोग इसे अपना समझे। ऑफिस में कुछ लोगों को लगा कि ये उसके दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बहुत काम है, एक और जिम्मेदारी क्यों लेना। लेकिन आरव ने समझाया कि ये निवेश भविष्य में सबसे ज्यादा लौटेगा। घर में अब एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी थी। अनाया भी इस प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से जुड़ गई। वो कंटेंट डिजाइन और वर्कशॉप की योजना बनाने में मदद करने लगी। दोनों फिर से एक टीम की तरह काम करने लगे थे, जैसे शुरुआती दिनों में करते थे। पहली सत्य पाठशाला का उद्घाटन एक छोटे से कस्बे में हुआ। कोई बड़ा मंच नहीं था, कोई चमक दमक नहीं थी, बस एक स्कूल का हॉल, कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक और बहुत सारी उम्मीदें। आरव जब वहां पहुंचा तो बच्चों ने तालियों से उसका स्वागत किया। उनके चेहरों पर उत्सुकता थी। किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, किसी ने नोटबुक। उस पल उसे लगा कि यही असली शुरुआत है। यहां से, इन्हीं चेहरों से, इन्हीं सवालों से। कार्यक्रम के बाद कई बच्चे उसके पास आए और अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि अब वो बिना सोचे समझे कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं करेगा। किसी ने कहा कि वो अपने घर में भी सबको समझाएगा। आरव का दिल भर आया। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। घर लौटते समय वो बहुत शांत था। मन में कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ संतोष। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ गलत के खिलाफ नहीं, सही को मजबूत करने की है। और ये लड़ाई सबसे खूबसूरत होती है क्योंकि इसमें नफरत नहीं, उम्मीद होती है। सत्य पाठशाला की पहली सफलता के बाद आरव के मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वर्षों की लड़ाइयों के बाद आखिरकार वो रास्ता खोज लिया है जो सच में समाज को अंदर से बदल सकता है। अब उसका ध्यान सिर्फ गलत को रोकने पर नहीं, बल्कि सही को बढ़ाने पर था। पहले केंद्र के बाद धीरे धीरे दूसरे और तीसरे केंद्र भी शुरू होने लगे। हर जगह का माहौल अलग था, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक एक जैसी थी। कहीं छोटे छोटे कमरे थे, कहीं पुराने स्कूल भवन, कहीं पंचायत के हॉल, लेकिन हर जगह सीखने की भूख थी। आरव हर केंद्र पर खुद नहीं जा सकता था, लेकिन वो हर रिपोर्ट ध्यान से पढ़ता, वीडियो देखता, बच्चों के बनाए पोस्टर और प्रोजेक्ट्स को देखता। उसे हैरानी होती कि थोड़े से मार्गदर्शन से बच्चे कितनी जल्दी समझदार बन जाते हैं। अनाया इस पूरे काम में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वो महिलाओं के लिए अलग सत्र तैयार कर रही थी, जिसमें उन्हें बताया जाता कि वे अपने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के सही इस्तेमाल के लिए कैसे मार्गदर्शन दें। कई माँओं ने उसे बताया
कि अब वे अपने बच्चों के साथ बैठकर खबरें समझने लगी है। घर में अब एक नई हलचल थी। खुशहाल, सकारात्मक, सार्थक अर्जुन भी विदेश से लगातार जुड़ा रहता था। उसने अपने विश्वविद्यालय में सत्य पाठशाला पर एक प्रेजेंटेशन दी, जिसे काफी सराहा गया। कुछ प्रोफेसरों ने इस मॉडल को दूसरे देशों में अपनाने की इच्छा भी जताई। ये सुनकर आरव को गर्व हुआ। उसे लगा कि उसका सपना सीमाओं से बाहर जा रहा है। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है। कुछ लोगों को ये पहल खटकने लगी। उन्हें लगने लगा कि आरव धीरे धीरे समाज में बहुत गहरी पकड़ बना रहा है। कुछ नेताओं और कारोबारी समूहों को डर था कि जागरूक जनता उनके लिए खतरा बन जाएगी। उन्होंने फिर से पर्दे के पीछे से खेल शुरू किया। कुछ जगहों पर अफवाह फैलाई गई कि सत्य पाठशाला बच्चों का दिमाग बदल रही है। कहीं कहा गया कि ये विदेशी एजेंडा है, कहीं इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। शुरुआत में ये बातें मामूली लगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ इलाकों में विरोध होने लगा। कुछ केंद्रों के बाहर पोस्टर लगे, कुछ जगह कार्यक्रम रोकने की कोशिश हुई। आरव को यह सब सुनकर दुख हुआ, लेकिन वो टूट नहीं गया। उसे याद था कि हर अच्छा काम पहले विरोध ही झेलता है। उसने तय किया कि वो डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने स्थानीय लोगों से संवाद बढ़ाया, ग्राम सभाएं की, खुले मंच पर सवाल जवाब रखे, लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई। धीरे धीरे भ्रम कम होने लगा। कई जगह वही लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, बाद में समर्थन करने लगे। घर में अनाया कभी कभी चिंतित हो जाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं ये सब फिर से किसी बड़े विवाद में न बदल जाए। लेकिन आरव उसे भरोसा दिलाता कि इस बार वे सच के साथ साथ लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा था। अनाया ने कहा कि उसे लगता है कि ये उनका सबसे खूबसूरत दौर है। संघर्ष भी है, लेकिन उसका मतलब भी है। आरव ने महसूस किया कि शायद यही सही शब्द है। मतलब, अब उसकी जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, अब उसका एक उद्देश्य है, एक दिशा है, एक विरासत है। ऑफिस में भी माहौल बदला था। लोग अब सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन समझकर काम करने लगे थे। युवा अधिकारी ज्यादा उत्साहित थे। उन्हें लगने लगा था कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं। आरव को यह देखकर संतोष होता था, क्योंकि वह जानता था कि जब सोच बदलती है तो सिस्टम अपने आप बदलता है। सत्य पाठशाला अब सिर्फ एक परियोजना नहीं थी, ये एक आंदोलन बन रही थी। धीरे, शांत, मजबूत और गहराई से उसे महसूस हुआ कि उम्मीद की जड़ें अब जमीन में जम चुकी हैं और इन्हें उखाड़ना इतना आसान नहीं होगा। सत्य पाठशाला अब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी थी। जहां पहले 5 केंद्र थे, वहां अब 20 से ज्यादा केंद्र काम करने लगे थे। हर महीने नए स्वयंसेवक जुड़ रहे थे, नए शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे थे और नए बच्चे सीखने आ रहे थे। ये सब देखकर आरव को लगता था कि उसका सपना अब उसकी सोच से भी बड़ा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ये पहल मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे इसके विरोधी भी संगठित होने लगे थे। अब ये सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं था, अब साजिश खुलकर सामने आने लगी थी। एक दिन अचानक खबर आई कि एक केंद्र में आर्थिक अनियमितता पाई गई है। कहा गया कि वहां मिलने वाला फंड गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। कुछ चैनलों ने इसे बड़ी खबर बना दिया। सोशल मीडिया पर तुरंत ये फैल गया कि सत्य पाठशाला भी बाकी संस्थाओं की तरह भ्रष्ट हो गई है। आरव को यह सुनकर गहरा झटका लगा, क्योंकि उसे अपनी व्यवस्था पर भरोसा था। लेकिन वो जानता था कि भरोसा काफी नहीं होता, सबूत चाहिए होते हैं। उसने तुरंत आंतरिक जांच का आदेश दिया। किसी भी बात को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि अगर गलती हुई है तो उसे सामने लाया जाएगा, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो। अनाया इस फैसले से थोड़ा घबरा गई थी। उसे डर था कि इससे बात और बिगड़ सकती है, लेकिन आरव को पता था कि सच से भागना सबसे बड़ी गलती होती है।
जांच टीम ने कई दिनों तक उस केंद्र के रिकॉर्ड खंगाले। बैंक स्टेटमेंट, रसीदें, खर्च की सूची, सब कुछ देखा गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वहां सच में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन वो संस्था के स्तर पर नहीं, कुछ व्यक्तियों की वजह से। 2 स्थानीय प्रबंधकों ने मिलकर फंड का दुरुपयोग किया था। ये जानकर आरव को दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत का फायदा कुछ गलत लोग उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे राहत भी मिली कि सिस्टम खुद भ्रष्ट नहीं हुआ था। उसने बिना देर किए दोनों लोगों को हटाया, कानूनी कार्रवाई शुरू की, पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक की। कोई पर्दा नहीं, कोई बचाव नहीं। कुछ सलाहकारों ने कहा कि ये सब बाहर लाने से छवि खराब होगी, लेकिन आरव ने कहा कि छवि से ज्यादा जरूरी ईमानदारी है। धीरे धीरे लोगों ने उसकी इस साफगोई को समझा। कई अखबारों ने उसकी पारदर्शिता की तारीफ की। कुछ चैनलों ने माफी मांगी कि उन्होंने बिना जांच खबर चलाई थी। लेकिन इस घटना ने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि अच्छा सिस्टम भी गलत लोगों से कमजोर हो सकता है, इसलिए उसे और मजबूत करना होगा। उसने पूरे ढांचे की दोबारा समीक्षा करवाई, नई ऑडिट व्यवस्था लागू की, हर केंद्र पर बाहरी निगरानी शुरू की, खर्च की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की गई। ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। घर में अनाया ने उसका साथ दिया। उसने कहा कि हर बड़ी यात्रा में ऐसे झटके आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे कैसे उबरते हैं। अर्जुन ने भी वीडियो कॉल पर कहा कि उसके प्रोफेसर ने इस केस को गुड गवर्नेंस का उदाहरण बताया है। ये सुनकर आरव के मन को थोड़ी शांति मिली। कुछ दिनों तक वो बहुत गंभीर रहा, कम बोलता, ज्यादा सोचता। उसे डर था कि कहीं कोई और छुपी गड़बड़ी न हो। वो हर रिपोर्ट खुद पढ़ता। फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि डर में जीकर काम नहीं किया जा सकता। उसे भरोसा और निगरानी दोनों साथ रखने होंगे। एक शाम वो अकेले पार्क में टहल रहा था, बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ बच्चे वहीं बैठकर सत्य पाठशाला की किताबें पढ़ रहे थे। ये दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। उसे लगा कि यही असली जवाब है हर आरोप का। बच्चों की आंखों में भरोसा, उनकी मुस्कान, उनकी समझ, ये सब देखकर उसे फिर से ताकत मिली। वो जान गया कि ये सिर्फ एक परीक्षा थी और उसने इसे पार कर लिया है, लेकिन आगे भी कई परीक्षाएं आएंगी और वो अब उनके लिए तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन सबसे मजबूत होती है। आर्थिक अनियमितता की घटना के बाद सत्य पाठशाला पहले से ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बन चुकी थी। नई ऑडिट व्यवस्था, खुली रिपोर्टिंग और सख्त निगरानी ने पूरे ढांचे को एक नई दिशा दे दी थी। अब कोई भी खर्च, कोई भी फैसला बिना रिकॉर्ड के नहीं होता था। शुरुआत में ये सब थोड़ा भारी लगा, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आ गया कि यही व्यवस्था संस्था को लंबे समय तक टिकाए रखेगी। आरव रोजाना मिलने वाली रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ता था, लेकिन अब उनमें घबराहट नहीं होती थी। उसमें संतुलन आ गया था। उसे पता था कि हर व्यवस्था में खतरे होते हैं, लेकिन सही नियत और सही सिस्टम से उन्हें संभाला जा सकता है। ऑफिस में भी उसका रवैया और परिपक्व हो गया था। वो अब हर बात पर खुद आगे नहीं बढ़ता था, अपनी टीम पर भरोसा करता था, युवा अधिकारियों को निर्णय लेने का मौका देता था। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और संस्था का आधार और मजबूत हुआ। घर में माहौल पहले से ज्यादा शांत और स्थिर था। अनाया अब खुलकर मुस्कुराती थी। वो जानती थी कि उसका पति अब खुद को खो नहीं रहा है। दोनों शाम को अक्सर साथ टहलते, पुराने गाने सुनते, कभी कभी बिना किसी वजह के हंसते। अर्जुन भी अब विदेश में जम चुका था। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। उसे एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, जिसमें उसे मीडिया नीति पर काम करने का मौका मिलने वाला था। उसने ये खबर सबसे पहले आरव और अनाया को दी। उस दिन दोनों की आंखों में गर्व झलक रहा था। आरव को लगता था
कि शायद उसकी मेहनत का सबसे बड़ा फल यही है। उसका परिवार आगे बढ़ रहा है, मजबूत बन रहा है। सत्य पाठशाला अब सिर्फ एक संस्था नहीं रही थी, ये एक पहचान बन चुकी थी। लोग इसे भरोसे का नाम मानने लगे थे, जहां बच्चे सीखते थे, जहां माता पिता भरोसा करते थे, जहां शिक्षक सम्मान पाते थे। कई राज्यों से अब इसे अपनाने की मांग आने लगी थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सहयोग की इच्छा जताई। आरव ने हर प्रस्ताव को सोच समझकर स्वीकार किया। वो तेजी नहीं, स्थिरता चाहता था। एक शाम वो अपने पुराने ऑफिस रूम में बैठा था। सामने वही खिड़की, वही शहर, वही रोशनी, लेकिन वो खुद बदल चुका था। उसने अलमारी से अपनी पहली डायरी निकाली। उसमें लिखे सपने पढ़े, ईमानदारी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, समाज के लिए कुछ करना। उसे एहसास हुआ कि वो उन सपनों से बहुत दूर नहीं है, पूरी तरह पहुंचा नहीं है, लेकिन रास्ते पर है। और यही सबसे जरूरी बात है। उस रात घर लौटते समय वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब वो सिर्फ समस्याओं से लड़ नहीं रहा, बल्कि भविष्य गढ़ रहा है। अनाया ने उससे कहा कि उसे लगता है कि अब उनकी जिंदगी एक नई स्थिरता में आ गई है। उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन नींव मजबूत है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। उसे भी यही लग रहा था। अब वो डर से नहीं चलता, अब वो उम्मीद से चलता है। अब वो अकेले नहीं लड़ता, अब वो सबको साथ लेकर चलता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि मजबूत जड़ें आंधी में भी नहीं टूटती, और उसकी जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।